Welcome back class 11. Now we are covering with the functions of the warehouse. Warehouse में अब functions क्या क्या होते हैं? पहले हमने warehouse का introduction देखा, देन उसके बाद warehouse कितने टाइप के हैं वो हमने देखे, प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव. ठीक है, 5 तरीके के देखे गए. नाउ अब फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग देखते हैं कि वेयर हाउस में क्या क्या काम होता है. तो पहले अपने पास है कंसोलिडेशन. In this function, the warehouse receives and consolidates materials, goods from different production plants and dispatch the same to a particular customer on a single transportation shipment. इसका क्या मतलब है कुछ पल्ले नहीं पड़ा. पहले मैं हिंदी बताती हूँ, देन वी विल ट्राई इट टू अंडरस्टैंड विद आवर नोट्स. तो इसमें क्या बोले, कंसोलिडेशन में क्या होता है, मान लो एक सप्लायर है, सप्लायर जो अलग अलग सॉरी एक वेयर हाउस ओनर है, वो अलग अलग फैक्ट्री से माल लेता है एंड फिर उसको कंसोलिडेट करता है. कंसोलिडेट मतलब कि एक ही पैकेजिंग करता है उसकी एंड उसको एक ट्रक में भेजता है या फिर एक कस्टमर के पास उसको सारे आइटम्स बेचने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी केक की फैक्ट्री है, मैंने पहले भी लिया था ये एग्जाम्पल. मुझे शुगर चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए और फ्लोर चाहिए. अब शुगर के लिए अलग फैक्ट्री है, ब्रेड के लिए अलग फैक्ट्री है और फ्लोर के लिए, आटे के लिए अलग फैक्ट्री है. तो तीनों फैक्ट्री से मैं पहले क्या करूँगी, वेयर हाउस ओनर ये सारे प्रोडक्ट मंगवाएगा, फिर एक पैकेट में उसको पैक करेगा एंड देन फिर वो मुझे केक बेकरी को पहुंचा देगा. तो ये क्या हुआ, कंसोलिडेशन. यानी कि आपने अलग अलग आइटम्स को एक पैकिंग में रख के मुझे दे दिया एज पर माई रिक्वायरमेंट. इसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं. मान लो वहां पे मैंने तुम्हें केक बेकरी का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कंप्यूटर पार्ट्स का. एक फैक्ट्री मेरे पास मॉनिटर बनाती है, then another factory manufacture CPU and then another factory manufacture keyboard. अब वेयर हाउस में ये तीनों मटेरियल आ जाते हैं, मॉनिटर भी आ जाता है, सीपीयू भी आ जाती है, कीबोर्ड भी आ जाता है. अब इसे हम एक बॉक्स में पैक कर देते हैं, एक कार्टेन में पैक कर देते हैं एंड देन फिर बिजनेसमैन इसको ले लेता है, अपना लेबल लगाता है और इसको कस्टमर को बेच देता है. तो यहाँ पे वेयर हाउस के लिए कस्टमर कौन हुआ, एक बिजनेसमैन हुआ, जो कि उससे कौन सी सर्विसेज ले रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ले रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ले रहा है. तो ये क्या हो गया अपने पास, कंसोलिडेशन. आई होप यहाँ से अब तुम्हें समझ आ गया होगा. अब हम इसको पढ़ते हैं. कंसोलिडेशन मतलब इन दिस फंक्शन द वेयर हाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट मटीरियल्स गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट. अलग अलग प्रोडक्शन प्लांट फैक्ट्री से हम आइटम मंगवाते हैं, मंगवा के उसको डिस्पैच करते हैं सेम कस्टमर को सिंगल ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है, तो ये हो गया अपना कंसोलिडेशन. देन वी हैव ब्रेक द बल्क. ब्रेक द बल्क का क्या मतलब है, बल्क का क्या मतलब होता है, हैवी क्वांटिटी. क्या होता है हैवी क्वांटिटी. मैंने बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी मंगवा ली अपने वेयर हाउस में, बट मेरा जो कस्टमर है उसको सारी की सारी क्वांटिटी नहीं चाहिए, उसको लोट्स में अपने प्रोडक्ट चाहिए, लोट्स में उसको माल चाहिए. तो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले हम इसको नोट से समझते हैं. मान लो वी हैव द शुगर माइल. चीनी की फैक्ट्री है मेरे पास, इसमें चीनी बनती है, बोरे भर देते हैं, वो चीनी के 1000 बोरे किसने मंगवा लिए, वेयर हाउस ने मंगवा लिए. अब 1000 बोरे जो कि टोटल 100 क्वांटिटी है, 100% क्वांटिटी है, वो एक शॉप वाले को नहीं चाहिए, अलग अलग शॉप कस्टमर्स को चाहिए. यहाँ पे कस्टमर कौन है वेयर हाउस के लिए, शॉपकीपर है. शॉप ए है यहाँ पे मेरे पास, शॉप बी है और शॉप सी है. शॉप ए को सिर्फ और सिर्फ 300 बैग चाहिए थे, तो 300 पहुंचा दिए, कितने में से, 1000 में से. देन शॉप बी को 200 चाहिए थे, तो 1000 में से 200 पहुंचा दिए. शॉप सी को 100 चाहिए थे ओनली, तो यहाँ पे हमने 100 बैग्स पहुंचा दिए. तो इसी को बोला है ब्रेकिंग द लार्ज क्वांटिटी इनटू स्मॉलर पार्ट्स ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स. यही बात यहाँ पे बोली है. द वेयर हाउस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट्स इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज. बल्क क्वांटिटी में मिला हमें प्रोडक्शन प्लांट से, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या थे, शुगर माइल की, वहां से मैंने 1000 कट्टे लिए, 1000 कट्टों को दुकानदारों के हिसाब से अलग अलग बोरों में डाल के मैंने भेज दिया. These smaller quantities are then transported according to the requirement of the client to their place of business. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक द बल्क हो जाता है कंप्लीट.
अब यहाँ कौन सा आ गई अपने पास सर्विस, स्टॉक पाइलिंग की सर्विस। स्टॉक पाइलिंग क्या होती है? स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक स्टोर करना, टू स्टोर दी प्रोडक्ट्स, टू स्टोर दी रॉ मटेरियल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो अपना फार्मर है, फार्मर एक सीजन में एक बार गेहूं काटता है, गेहूं उगाता है और फिर को हार्वेस्ट करता है उस गेहूं को। ठीक है, हार्वेस्ट उसने कर लिया, बट क्या वो मान लो 6 महीने का उसका सीजन था, तो पूरी दुनिया सिर्फ 6 महीने गेहूं खाती है, पूरे साल नहीं खाती रोटियां गेहूं के आटे की। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेयर हाउस ओनर है, फूड ग्रेन्स को, व्हीट ग्रेन्स को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, सो दैट आने वाले लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो सप्लाई कर सके किसकी, व्हीट ग्रेन्स की। तो यही होता है अपने पास स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ गुड्स फॉर दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड्स टू द सेलेक्टेड बिजनेस, goods or raw material which are not required immediately for the sale or manufacturing। ऐसे गुड्स जो कि हमें हाथों हाथ नहीं चाहिए होते हैं, मैन्युफैक्चर होते ही are stored in warehouse, they are made available to business depending on the customer demand। Agricultural products which are harvested at specific time with subsequent consumption throughout the year also need to be stored। इस लाइन का एग्जांपल मैं तुम्हें दे चुकी, सीजनल बिजनेस अपना, सीजनल क्रॉप सीजन आता है अपना, वहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को एंड देन स्टोर कर लेते हैं पूरे साल के लिए एंड रिलीज इन लोड्स। तो ये अपना हो गया स्टॉक पाइलिंग। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने पास 3 सर्विसेज और रहती है एंड इसी 3 सर्विसेज को कंप्लीट करते ही अपना चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है अपने पास? सर्टेन वैल्यू एडेड सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज एडिशनल एक्टिविटीज भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कौन हूँ, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, अब मेरे पास हर तरीके की टी शर्ट बनते हैं, छोटे बड़े मोटे पतले, सिल्क के, कॉटन के, ठीक है। और उसमें अब मैं ना, मेरा ऐसे थोड़ा कि मैं हर एक कंपनी के लिए बनाती हूँ, मैं एक साथ बना देती हूँ, बस सब कंपनी क्या करेगी, अपना थप्पा लगाएगी, अपना टैग लगाएगी कि मैं एडिडास, मैं लाइरा, मैं नाइकी, ऐसे लगा देगी। अब कंपनी इस चीज में टाइम वेस्ट ना करते हुए वेयर हाउस को ही क्या बोल देती कि देख भाई तू ही कर दे ये काम, हम डायरेक्ट कस्टमर को दे देंगे अपना माल, पहले हम तेरे वेयर हाउस में मंगवाएंगे, फिर अपने पास लेके जाएंगे, लेबर लेबल करने के लिए, ब्रांड चिपकाने के लिए अपना इन टी शर्ट के ऊपर, फिर कस्टमर को भेजेंगे। इससे अच्छा तू ही लेबल लगा और तेरे से हम कस्टमर को दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू एडिड सर्विसेज में पहले तो टी शर्ट की ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग कैसे होती है, क्वालिटी के हिसाब से होती है कि कॉटन कॉटन के सारे टी शर्ट एक साथ, सिल्क 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 के टी शर्ट सारे एक साथ, ठीक है, इस तरीके से नाइलॉन के टी शर्ट सारे एक साथ, और फिर स्मॉल अलग, मीडियम अलग, लार्ज अलग, इस तरीके से हो सकता है। फिर हम उस पर लेबलिंग कर देते हैं, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, कि ये एडिडास के लिए होगा, ये लाइरा के लिए होगा, ये नाइकी के लिए होगा। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है मिक्स भी करना पड़ जाए हमको। मान लो मेरे पास टी शर्ट के अलग अलग कलर थे, एक कस्टमर है उसको सारे के सारे टी शर्ट रेड नहीं चाहिए, पांचों दिन थोड़ी, सातों दिन थोड़ी रेड पहनेगा कोई कस्टमर कपड़े, तो उसने 7 के 7 दिन के लिए अलग अलग कलर के टी शर्ट चाहिए थे। तो यहाँ पे जो वेयर हाउस है मुझे ये फैसिलिटी भी देता है कि वो मेरे को कस्टमर वाइज पैकेजिंग भी कर देता है कि रेड टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, इस तरीके से वो पैकेजिंग करके बंडल बना के मुझे दे देता है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू एडिशन सर्विसेज। इसमें क्या होगा, certain value-added services are also provided by the warehouse, such as transit mixing, as in transit mixing, packaging, labeling. Goods sometimes need to be opened and repackaged and labeled again at the time of inspection by the prospective buyer। ऐसा भी हो सकता है, हमने पहले पढ़ा था ना कि वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस में पढ़ा था हमने कि जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर को वेयर हाउस में लाके गुड्स को इंस्पेक्शन भी करा सकता है, क्वालिटी चेक करवा सकता है कि देखो हमारा गुड्स ऐसा है, आप खरीदना चाहोगे क्या।
उसके लिए उसको पैकिंग खोलनी पड़ सकती है अपने कपड़े की, तो वहाँ पे जो वेयर हाउस है रीपैकिंग की भी फैसिलिटी हमें देता है। फिर उसके बाद ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, डिवाइडिंग गुड्स इन स्मॉलर लोड्स इन अनदर फंक्शन। ग्रेडिंग भी मैं तुम्हें समझा चुकी। नाउ प्राइस स्टेबलाइजेशन कहीं ना कहीं मैं वेयर हाउसिंग के इंट्रोडक्शन में ही समझा चुकी हूँ कि मान लो सप्लाई प्रोडक्ट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है बट कस्टमर इतने नहीं आ रहे, तो भी मैं वेयर हाउस में गुड्स को डाल दूंगी। या फिर मेरे पास सप्लाई कम है बट मेरे पास सरप्लस पड़ा था, तो जिस टाइम मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है प्रोडक्ट की, तो वहां पे मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दूंगी। तो यही लिखा है, बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द डिमांड सिचुएशन, वेयर हाउसिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। Thus, prices are controlled when supply is increasing and demand is slack and vice versa. ऐसा भी हो सकता है सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, या फिर ऐसा भी हो सकता है डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई मेरे पास उतनी मार्केट में है नहीं, तो मैं अपने वेयर हाउस से उस माल को निकाल दूंगी मार्केट में। ठीक है। देन वी हैव फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कैसे, कि अब देखो तुम्हें पता है जो एक बिजनेसमैन होता है अपने जो इन्वेंट्री है डेटर्स है उसको गिरवी रख के लोन लेता था। अब सेम चीज, अब यहाँ डेटर तो आएगी नहीं, खैर यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स आएगा, क्योंकि वेयर हाउस में क्या है, मेरी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री को गिरवी रख के मैं वेयर हाउस ओनर से पैसे ले सकती हूँ अपना बिजनेस रन करने के लिए, कि मैं आगे माल बेचती हूँ, जैसे ही पैसा आएगा तुझे वेयर हाउस का किराया दे दूंगी। इस तरीके से भी होता है। वेयर हाउस ओनर एडवांस मनी टू द ओनर्स ओन सिक्योरिटी। अब वेयर हाउस ओनर अलग है जो वेयर हाउस का है, और ओनर मतलब गुड्स का ओनर। एडवांस मनी टू द ओनर्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड फर्दर सप्लाइज गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स टू द कस्टमर। यहाँ पे कोई दिक्कत है अब किसी को? और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो हो जाता है यहाँ पे खत्म। इसमें कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमने 6 फंक्शन पढ़े वेयर हाउसिंग के। कंसोलिडेशन यानी कि अलग अलग क्वांटिटी मंगाई उसको मिक्स किया। ब्रेक द बल्क इसका उल्टा, क्वांटिटी एक ही थी बट उसको हमने अब अलग अलग कर दिया। स्टॉक पाइलिंग, लंबे समय तक किसी रॉ मटेरियल को हमने स्टोर किया। फिर उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज, यहाँ पे हम स्टोरेज के अलावा पैकिंग की सर्विसेज देते हैं, लेबलिंग की देते हैं, मिक्सिंग की देते हैं और ग्रेडिंग के देते हैं। देन उसके बाद प्राइस स्टेबलाइजेशन, ये मैंने समझा दिया कि सरप्लस और एक्सेस डिमांड इन सब के केस में। फिर फाइनेंसिंग, अब यहाँ पे तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ अ गुड न्यूज टू ऑल दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4। ओके, तो अब कुछ दिनों बाद हम चैप्टर 5 पे मूव कर जाएंगे। टिल देन आप पूरे के पूरे चैप्टर 4 को क्या करके आओगे, रिवाइज। एंड मीन वाइल इफ आई गेट द टाइम, तो मैं एक बर्ड आई व्यू भी दे दूंगी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो कि इतना बड़ा है, जो हमने इतने टाइम में कवर किया, उसको हम एक चार्ट में समराइज कर देंगे कि हमने कंटेंट क्या क्या पढ़े हैं, सो डेट आपको ये पता रहेगा कि इतने बड़े चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, जब आप रिवीजन के लिए आओगे।